आदाब नाजरीन, आशना हिंद पॉडकास्ट पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आरिफ शेख हाजिर हूँ आपके लिए ये नया एपिसोड लेकर। दोस्तों, आज ये हमारा 15वां एपिसोड प्रसारित हो रहा है। इस पॉडकास्ट द्वारा हिंदी भाषा से जुड़े पहलुओं को हम आपके सम्मुख रखते हैं। हिंदी से संबंधित अनेक विद्वानों के साथ बातचीत करके आपका ज्ञान संचय बढ़ाने की हमारी कोशिश है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये एपिसोड। दोस्तों, आज हमारे साथ है पुणे के हिंदी साहित्यिक प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र ठाकुरदास जी। दोस्तों, महेंद्र ठाकुरदास जी ने 35 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। पश्चात वे निरंतर लेखन करते रहे हैं। केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति, खान मंत्रालय, नई दिल्ली के वे सदस्य भी रह चुके हैं। और उसी तरह बीड़ तथा पुणे आकाशवाणी पर विविध विषयों पर उनके कुल 16 व्याख्यान प्रसारित हो चुके हैं, जैसे मेघदूत, गजल की परंपरा, उर्दू के शायर, हमारे उत्सव, राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी आदि विषयों पर उन्होंने व्याख्यान दिया है। तो दोस्तों, आइए बातचीत शुरू करते हैं पुणे के हिंदी साहित्यिक प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र ठाकुरदास जी से। सर, हमारे आशना हिंदी पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज हिंदी भाषा को लेकर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। आपकी राय में हमारे देश में हिंदी का क्या स्थान है? हिंदी को लेकर बड़ी भ्रमपूर्ण स्थितियां जो है वह समाज में भी है, शिक्षा क्षेत्र में भी है। वस्तुतः हिंदी जो है वह किसी सरकार की मोहताज नहीं है। जब सरकारें नहीं थी, मध्यकाल में संतों का अपना काव्य प्रचार प्रसार चलता था, उस समय भी हिंदी थी। हिंदी का विकास, हिंदी की प्रगति वस्तुतः संतों ने, सेना ने, सिनेमा ने और श्रमिकों ने किया है। दक्षिण भारत का कोई श्रमिक अगर महाराष्ट्र की गलियों में आता है, दरी या झाड़ू बेचता है, तो वो हिंदी में बात करता है। तो रिक्शा वाला, ठेले वाला, इन लोगों ने ही हिंदी को जो है पाला पोसा बड़ा किया है। हमने ये भ्रम पाला हुआ है कि हिंदी जो है वह विद्यालयों, महाविद्यालयों के बलबूते पर विकसित हुई है। उनका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो है वह समाज का रहा हुआ है। जी। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर को भी समझ लेना जरूरी है। अक्सर राजभाषा दिन को राष्ट्रभाषा दिन के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र के अधिकाधिक लोग जिस भाषा को बोलते हैं और समझते हैं वो राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी बोलने वालों से हिंदी समझने वालों की संख्या ज्यादा बड़ी है और इसीलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा तो स्वतंत्रता के बाद संविधान के माध्यम से वो हिंदी को दर्जा मिला हुआ है। परंतु आज भी अगर हम देखें तो हिंदी के विकास, प्रगति को लेकर उत्साह जितना ज्यादा है, उतना प्रत्यक्ष काम करने में वह नहीं है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की तोड़ का एक भी विश्वकोश हिंदी के पास नहीं है। पीएचडी और एमफिल वगैरह के जो शोध विषय वह सबको पता है। तो इस प्रकार से हिंदी की स्थिति मीडिया में, जाहिरात कंपनियों में, दूरदर्शन पर तो अधिक अच्छी है, परंतु जहां होनी चाहिए वहां महाविद्यालय, विद्यालयों में तो हिंदी को लेकर बड़ी भ्रमपूर्ण स्थितियां जो है वो हमारे पास देखी जाती हैं। हमारे पास हिंदी का एक भी ऐसा इंसाइक्लोपीडिया की तोड़ का विश्वकोश नहीं है। हिंदी को लेकर उत्साह ज्यादा है, काम करने की वृत्ति जो है वह उतनी नहीं है। पीएचडी या एमफिल के जो विषय हैं उनको अगर आप देख लें किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की दुर्गति जो है वो विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में हिंदी की हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर तरफ ये ऐसी स्थिति है, परंतु जिस मात्रा में, जिस पैमाने पर ये खरी उतरनी चाहिए, वह उस मात्रा में जो है वो हिंदी का विकास नहीं हुआ है। यह एक बिल्कुल कटु या कड़वा सत्य है। हिंदी साहित्यिक होने के नाते आप हिंदी भाषा को किस रूप में देखते हैं? हाँ, साहित्य के क्षेत्र में हिंदी निश्चित रूप से बहुत विकसित है। एक तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है
और इसमें लेखन कार्य भी बहुत बड़े पैमाने पर पहले से होता आया है। हिंदी भाषा की एक विशेषता ये रही है कि हिंदी भाषा में संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी बहुत कुछ हिंदी भाषा ने सीखा है। हिंदी साहित्य उस माने में एक बहुत समृद्ध साहित्य है। यहाँ अगर हम कवियों के भी नाम ले लें तो हमको पता चल जाएगा। निराला है, अज्ञेय है, बच्चन है, ये तो लोकप्रिय है या जनप्रिय कवि हैं। शमशेर बहादुर की है एक लंबी फहरिस्त सूची आधुनिक काल में जो है वह हिंदी की दिखाई है। कविता के क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में प्रेमचंद से बड़ा नाम और क्या हो सकता है जो जाना जाता है, पहचाना जाता है देश विदेश की भाषाओं में। निराला जो अपने अक्कड़पन के लिए, अपने फक्कड़पन के लिए, अपने पौरुष्य भाषा में ही काव्य के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर एक तरह से बच्चन जी जो है वो लोकप्रियता या जनप्रियता के जो है वो एक प्रकार से अग्रणी रहे हैं। लो उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था इस निशा का अब न होगा फिर सवेरा, किंतु प्राचीन से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर मेघ का आह्वान फिर। तो इस प्रकार की बहुत आकर्षक ऐसे शैली में जो है बच्चन ने हिंदी साहित्य को अपने ऊंचाई पर पहुंचाया। वही बात आगे ही है, वही बात आगे चलकर मुक्ति बोस, शमशेर बहादुर सिंह वगैरह की है। तो साहित्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से जो है वो हिंदी एक बहुत समृद्ध है, हिंदी का साहित्य है। भले ही हिंदी में कोई नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो है कवि या लेखक नहीं है। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर के बाद किसी का भी नाम भारतीय साहित्य में नहीं आता, परंतु हमको उस सिलसिले में नहीं पढ़ना है। हिंदी एक बहुत सशक्त और एक समृद्ध साहित्य है हिंदी का। और अगर हमने थोड़ा सा आगे बढ़कर कहूँ कि हिंदी फिल्मी गीतों को अगर हम देखें, मैंने इस पर एक लघु शोध कार्य किया हुआ है, हिंदी फिल्मी गीतों का साहित्यिक पक्ष। तो फिल्मी गीतों के क्षेत्र में हिंदी ने बहुत ज्यादा प्रगति की है। वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लंबा है, 1000 साल से भी बड़ा इतिहास है, लेकिन हिंदी सिनेमा का इतिहास 100 साल का भी नहीं है। परंतु इतने कम समय में भी हिंदी ने बहुत सुंदर ऐसा साहित्य जो है वो सिनेमा ने हिंदी को दिया हुआ है। लोक साहित्य में आपने शोध कार्य किया है, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, मैंने जो है ना वो हिंदी लोक साहित्य पर अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया था डॉक्टर अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में, और ये काफी पुरानी बात हो चुकी है। उस समय लोक साहित्य पर जो है वह शायद किसी का एक प्रबंध जो है उससे पहले विद्यापीठ में जो है वह किसी ने किया था उस पर काम। तो उस माने में वैसे मेरे लोकगीतों पर, बीड़ जिले के हिंदी लोकगीतों पर पहला काम है जी। और उसमें मैंने जितने हिंदी भाषिक हैं, यानी मारवाड़ी समाज है या फिर तेली मोची समाज है, अंबेजोगाई, या फिर मुस्लिम समाज है, उनके गीतों को मैंने अपने शोध कार्य में रखा। लगभग 423 गाने जो है मैंने इकट्ठे किए थे, गांव गांव में घूमकर। उस समय टेप रिकॉर्ड हुआ करता था, तो सोनी का एक टेप रिकॉर्ड था मेरे पास, और उस पर टेप करके और मैंने अपने प्रबंध में वो 423 गाने जो पीछे जोड़े हुए हैं। बहुत खूब। मेरे जो निर्देशक थे नारायण शर्मा जी, उन्होंने भी कहा था कि आपका प्रबंध लेखन कम हुआ तो चलेगा, लेकिन ये संकलन बड़े महत्व का है। संकलन अपने आप में एक शोध कार्य है, और इसीलिए उतना 423 गीतों का जो है वो संकलन मैंने अपने प्रबंध के साथ जोड़ा था। और उसके बाद मेरे मार्गदर्शन में 4-5 लोगों ने जो है लोक साहित्य पर काम किया है। बंजारा लोकगीतों पे काम हुआ है, मुस्लिम लोकगीतों पर काम हुआ है, परदेसी समाज, तेली समाज के लोकगीतों पर, हिंदी लोकगीतों पर काम हुआ है, और कुछ लघु शोध कार्य भी जो है लोक साहित्य पर मेरे निर्देशन में हुए हैं। जी, हिंदी में आपने लेखन किया है जी, फिर भी आपकी एक भी किताब प्रकाशित नहीं हुई है, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये तो एक बहुत
कह सकते हैं कि एक आत्मचिंतन का भी विषय है। जी। और इस लेखन के संदर्भ में मेरी अपनी कुछ धारणाएं हैं। जी। एक भी किताब जो है मेरी प्रकाशित नहीं है। हम्म, नामवर सिंह की तरह मैं भी जो है वाचक परंपरा का हूँ, जी। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य, मेरा हमेशा मेरी धारणा रही है कि अध्यापक का मूल धर्म है वो पढ़ना और बोलना है। जी। लिखना जो है उसका मूल धर्म नहीं है। और जो ज्यादा पढ़ेगा वो अच्छे से बोल पाएगा। बिल्कुल। जो ज्यादा लिखता रहेगा वो पढ़ता है, इसमें मुझे थोड़ा सा एक प्रकार का कह सकता हूं कि शक है। पुस्तक प्रकाशन का मोह मुझे कभी नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि किताबें लिखकर और वह उनके कागज के पन्ने जो है किताबों के, वो पुस्तकालय में वो दम घुटता रहता है उनका। पढ़ने वाले उनके लिए कोई नहीं होते। और कैसे कैसे विषयों पर कैसी कैसी किताबें लिखी जाती हैं। शास्त्र के नाम पर गाइड छाप किताबों को लिखा जाता है। इधर का रोड़ा, इधर की ईंट, उधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस प्रकार का लेखन जो है वह होता है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर इसी प्रकार का हाँ। किताबों की संख्या जो है गिनी जाती है। उसके स्तर पर जो है वो ध्यान देना जरूरी होता है। और मुझे शक है कि इस प्रकार से कुछ समाज में साक्षरता का भी प्रमाण कम है हमारे यहाँ। और एक तो हमारा समाज जो है, हमारा समस्त पुराना चिंतन अगर देखें तो वह वाचक परंपरा से आया हुआ है। आप चाहे वेदों से ले ले, उपनिषदों से ले ले, या कुरान ले ले, बाइबल ले ले, हर जगह पर गीता ले ले, ये वाचक परंपरा से आए हुए हैं। तो मूलतः जो है हम श्रुति परंपरा के हैं। पढ़ने लिखने का ये काम जो है बहुत बाद का है। लोक साहित्य भी जो है वह अब बोला जाता है, पढ़ा नहीं जाता। शायद यही कारण है कि मैं लोक साहित्य की ओर आकर्षित हुआ। एक बात यह है कि बोलते समय वाचक परंपरा में वक्ता को कुछ बातों का जो है ध्यान रखना होता है। मैंने ये हमेशा रखा है कि कक्षा में 5 विद्यार्थी हो या 50 हो, पूरी तन्मयता के साथ और हर समय कुछ नई बात को लेकर जो है वह मैं अपने विद्यार्थियों के सामने जाता रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे आज उस बात का कोई मलाल भी नहीं है कि मेरे नाम से कोई किताब नहीं है। एक इच्छा मात्र है, हिंदी फिल्मी गीतों का जो मैंने काम किया है, लघु शोध प्रकल्प का, उसके प्रकाशन का काम मैंने एक को दिया हुआ है, पर मेरा भी उधर भी ज्यादा ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है कि मैं छपास की व्याधि से मुक्त रहा हूँ। छपास का जो मोह होता है, छपे हुए साहित्य का जो मोह होता है अपने नाम पर, वो मोह मेरे पास नहीं है। इधर उधर कुछ छुटपुट लेख, आलेख, शोध निबंध वगैरह लिखे हैं, लेकिन किताब मेरे नाम से कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बात है कि शर्त अच्छी ये होती है कि अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी होता है, अच्छा पढ़ना जरूरी होता है, वेल रेड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, बहुश्रुत। जब तक आप बहुश्रुत नहीं होंगे तब तक आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ धारणाएं हैं। हो सकता है कि इससे लोग असहमत हो, लेकिन मेरी अपनी ये धारणा है और मुझे उसका कभी मोह भी नहीं रहा पुस्तक प्रकाशन का। जी सर, बहुत खूब सर। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे जी। बतौर हिंदी साहित्यिक, हिंदी के छात्र तथा शोधकर्ताओं को आप आशना हिंदी पॉडकास्ट के माध्यम से आज क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे संदेश देने इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ, सलाह जरूर दे सकता हूँ। जी, वही दे दीजिए। वस्तुतः हम जो हिंदी का काम करने वाले हैं वो अपने आप को खुद पहचाने। जी, हमारी ताकत क्या है, हम किस महान, किस बड़ी परंपरा के जो है वो वाहक हैं। हिंदी का अध्यापक ये कभी भी साधारण नहीं होता। विद्यालयों महाविद्यालयों की बात छोड़ दे, विद्यालयों में तो ड्रिल मास्टर, ड्राइंग मास्टर भी हिंदी पढ़ा लेता है। उसका कारण अलग है, उसके कारण हिंदी के प्रति जो वो भावना है सरकारों की, शासन की, वो अलग है विषय। परंतु जो खुद हिंदी का शिक्षक होता है वह भी अपने सामर्थ्य को नहीं जानता, उसमें एक प्रकार की आत्महीनता का बोध होता है। अंग्रेजी के अध्यापक और हिंदी अध्यापक के बीच में उसके उठने बैठने चलने में भी आपको वो अंतर अभी तो नहीं है, उतना पहले दिखाई देता था। हिंदी अध्यापक को ये जानकर चलना चाहिए कि कोई पुरोहित नहीं है। मैंने बड़े बड़े संगोष्ठियों में वगैरह देखा है कि किस प्रकार से मानदेय को लेकर
मानधन को लेकर जो बड़े बड़े वक्ता, विचारक, चिंतक खींचातानी करते हैं, मोल तोल करते हैं। यानी एक प्रकार से वह हिंदी के प्रति एक प्रकार से मानो सत्यनारायण की पोथी पढ़कर दक्षिणा ले रहे हैं। वो दक्षिणा लेने वाला तो कम से कम चुपके से जितना दिया है उतने पर संतुष्ट रहता है, लेकिन हिंदी के बड़े विश्वविद्यालय में हर एक की बात नहीं कह रहा हूं मैं, उसमें अच्छे लोग बहुत हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो ये आग्रह करते हैं कि संगोष्ठी में आना है तो हम हवाई जहाज से आएंगे, हम रेल के प्रथम क्लास टिकट में आएंगे जी। तो इस प्रकार के ये बात बड़ी ओछी लगती है जी। ये बात बड़ी हमारा सर जो है नीचे कर देती है। हम एक धर्म का काम कर रहे हैं, हिंदी का काम कर रहे हैं, बहुत राष्ट्र धर्म का काम कर रहे हैं। हिंदी को विकसित करने में लोगों ने कितना कैसे कैसे श्रम और बलिदान किया हुआ है। हिंदी क्षेत्र के लोगों ने हिंदी का ज्यादा प्रचार किया हुआ है जी, बिल्कुल। हिंदी का पहला विद्यालय जो है वह पंजाब में एक बंगाली व्यक्ति नवीन चंद्र राय मैजिस्ट्रेट थे, वे ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट, उन्होंने शुरू किया हुआ था जी। राजा राम मोहन राय ने वेदांत सूत्र हिंदी में लिखा हुआ था। उदंत मार्तंड ये पहली पत्रिका हिंदी में निकली हुई थी, और ये सारी बंगाली, पंजाबी और बाहर के लोगों ने काम ज्यादा किया हुआ है। तो इस प्रकार से उन लोगों के त्याग को, उन लोगों के समर्पण को, उन लोगों की वह जो एकाग्रता है उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो भी करें, जैसा भी काम करें, ये समझ कर करें कि हम एक राष्ट्र धर्म का काम कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा का काम एक राष्ट्र धर्म का काम होता है, वो कोई मामूली काम नहीं होता। आप जैसे अभी अपना ये प्रसारण का काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट का, ये बहुत समर्पण के साथ आप कर रहे हैं और करना चाहिए। ये ऐसा काम तो विश्वविद्यालय, विद्यापीठों को करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्प होकर हिंदी का काम, हिंदी प्रचार का काम, हिंदी लेखन का काम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज अपने विचार हमारे साथ साझा किए जी। आशना हिंदी पॉडकास्ट की ओर से मैं आपका सर्वोदय आभार व्यक्त करता हूँ जी जी। दोस्तों, पुणे के हिंदी साहित्यिक प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र ठाकुर दास जी आज हमारे साथ आशना हिंदी पॉडकास्ट पर जुड़े, हमसे बातचीत की। दोस्तों, बातचीत का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन आपको आशना हिंदी पॉडकास्ट का यह एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आशना हिंदी पॉडकास्ट सुनते रहिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।